ब्रिटेन की बायोटेक कंपनी ऑक्सीटेक मच्छरों से लड़ने के लिए मच्छरों का उपयोग करने में लगी है। दोस्तों ऑक्सीटेक ने दोस्तों एक सुपर मच्छर तैयार किया है जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को दोस्तों टक्कर दे सकता है। इसके जरिए दोस्तों दुनिया से मलेरिया को ख़त्म किया जा सकता है। आपको बता दें कि दोस्तों बिल गेट्स की तरफ से इस ऑक्सीटेक को फंडिंग मिलती है। दोस्तों ऑक्सीटेक नामक कंपनी का लक्ष्य है चूहे बिल्ली के खेल को बदलकर चूहे ही चूहे के बीच में लाना है, यानी कि इस मामले में मच्छर का मुकाबला इंसान नहीं मच्छर ही करेंगे। जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राम मंजी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। आपको शायद पता हो दोस्तों मलेरिया किस मच्छर से होता है या फिर फैलता है। दोस्तों बात करते हैं एनोफिलीज स्टेफेंसी मच्छर क्यों अधिक खतरनाक है। क्यों दोस्तों ये मच्छर सोने से ही पहले काट देते हैं, यानी कि अपना काम कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कहाँ कब कैसे दोस्तों ये मच्छर पनपा, मतलब दोस्तों हम इसके अतीत के ऊपर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं उस टॉपिक पर। दोस्तों एनोफिलीज स्टेफेंसी मच्छर की प्रकृति मतलब नेचर इसका बाकी मलेरियाओं से फैलाने वाले मच्छरों की अपेक्षा अलग होता है। दोस्तों अफ्रीका के बाकी मलेरिया मच्छर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एन स्टेफेंसी शहरी परिवेश में दोस्तों ये पनपते हैं। दोस्तों उप सहारा अफ्रीका में शहरी आबादी करीब 40% है, जिससे इस मच्छर के लिए दोस्तों एक अच्छा रहने के लिए आवास तैयार होता है। यहाँ बाकी मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का रोकथाम कीटनाशकों द्वारा संभव है। स्टेफेंसी ने कई कीटनाशकों के दोस्तों प्रतिरोध विकसित कर दिया है। इसके अलावा इस मच्छर की सबसे बुरी बात यह है कि वे शाम को सोने से पहले काट देते हैं, अन्य मच्छरों की आधी रात में नहीं। ऐसे में सुरक्षा के तौर पर मच्छरदानी कम प्रभावी हो जाती है। आपको बताएं दोस्तों मच्छर में अनुकूलन करने की अविश्वसनीय क्षमता होती है जो उन्हें अत्यंत नवीनतम नियंत्रण विधियों से बचने या प्रतिरोध विकसित करने की अनुमति देती है। दोस्तों फिर मनुष्य मच्छरों को मात देने के लिए और अधिक आविष्कार करता है जिस पर मच्छर प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी तरह मतलब क्रम चलता है। और मच्छर और उनसे होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ाई हमेशा चूहे बिल्ली के खेल जैसा रहा है। दोस्तों मनुष्य खुद को बचाने के लिए नए उपाय विकसित करता है, जैसे मच्छरदानी, कीटनाशक और उपचार। वैसे आपको बताना है मच्छरदानी पे हम लास्ट में वीडियो में बीच में इस पर चर्चा करेंगे कि मच्छरदानी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। वहीं दोस्तों मच्छर इन्हें बार बार चुनौती देते हैं। मनुष्य जैसे आधुनिक चीजें विकसित करता है, मच्छर उसी प्रकार फिर अपना भी नजरिया बदल लेते हैं और फिर लड़ाई चलती है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों मलेरिया। दोस्तों मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है, यानी कि मॉस्क्यूटो वन ब्लड डिजीज है, जो दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी यानी पैरासाइट्स के कारण होता है। और यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों यानी कि फीमेल के काटने से होता है। दोस्तों मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत यानी दोस्तों यकृत लीवर कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं और उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं में यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है आरबीसी की क्षति होती है। ऐसी 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया के संक्रमण के कारक हैं। इनमें से 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम और फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान है। दोस्तों यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है और तथा प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब माने जाते हैं दोस्तों 7 ही प्लाज्मोडियम ओवेल और दोस्तों प्लाज्मोडियम मलेरिया दोस्तों जे भी मानव को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इस सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। दोस्तों मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिनमें ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है। दोस्तों इस रोग का इलाज और रोकथाम दोनों ही संभव है। मलेरिया परजीवियों का पहला प्रमाण पैलियोजिन काल के एम्बर में संरक्षित मच्छरों में पाया गया था, जो लगभग 300 मिलियन वर्ष पुराने हैं। तब से इतिहास लिखा जा रहा है दोस्तों, तब से मलेरिया के वर्णन यानी कि हमें क्या मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। और सबसे पुराना वर्णन चीन से 2700 ईसा पूर्व का मिलता है। अब मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्दों माला एरिया से हुई है, जिनका अर्थ है बुरी हवा। इसे दलदली बुखार यानी कि अंग्रेजी में मार्स फीवर या फिर एग अंग्रेजी में एग भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता है। मानव प्रजाति हजारों वर्षों से मलेरिया से पीड़ित है।
प्राचीन मिस्र में मलेरिया दोस्तों संभवतः निचले इलाकों में होता था। मिस्र की कुछ मम्मियों की बढ़ी हुई तिल्लियां इसकी उपस्थिति के जीवित निशान है। तूतनखामेन, जिन्होंने दोस्तों 1333 से 1323 ईस्वी तक प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में शासन किया, शायद इस बीमारी से पीड़ित थे। 2010 में वैज्ञानिकों को उसके खून के मम्मीकृत अवशेषों से मलेरिया परजीवियों के निशान मिले। दोस्तों प्राचीन ग्रीष्म में मलेरिया हर साल शरद ऋतु के बुखार के रूप में प्रकट होता है और इसका वर्णन हिप्पोक्रेट्स और अन्य लोगों द्वारा किया गया है। कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि उस समय ग्रीष्म में होने वाले मलेरिया संभवतः पी बिवेक्स और पी मलेरिया के कारण होता था। इसके बाद के शास्त्रीय काल तक हालांकि रोमन साम्राज्य में मलेरिया एक अधिक गंभीर बीमारी थी, जो पहले भूमध्य सागर के उत्तरी किनारे की भूमि थी और मलेरिया का संबंध इससे भी अधिक था। दोस्तों रोमन कैंपगना के प्रोटाइन मार्सेज अच्छी तरह से स्थापित थे और आधुनिक मलेरिया वैज्ञानिकों ने मलेरिया की गंभीरता में इस वृद्धि के लिए वनों की कटाई से जुड़े पारिस्थितिकी परिवर्तनों को जिम्मेदार ठहराया, जो तीव्र कृषि गतिविधियों के साथ थे। ऐसे परिवर्तन जिन्होंने उत्तरी अफ्रीका से मच्छरों की नई प्रजातियों को दक्षिण यूरोप में लाने और सफलतापूर्वक स्थापित करने की अनुमति दी। प्रजातियों में से दो किसी भी मूल यूरोपीय कीट की तुलना में पी फाल्सीफेरम के बेहतर ट्रांसमीटर थे, यानी कि जो प्रजातियों का वर्णन किया है उनमें। वैसे आपको बताया दोस्तों, सिकंदर महान, जिसकी मृत्यु जून 323 ईसा पूर्व में यूफ्रेटस नदी के तट पर हुई थी, वो मलेरिया के कारण हुई थी। इतालवी प्रायद्वीप में मलेरिया ने पोप इनोसेंट थर्ड को मार डाला जब वह 1216 में पवित्र भूमि पर धर्म युद्ध का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा था। 1321 में कवि दांते अलिगियरी और 1521 में पोप लियो एक्स, जो कलाकार राफेल, जिन्होंने लियो का एक प्रसिद्ध चित्र चित्रित किया था। एक्स की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी दोस्तों, 1520 में हुई थी। 38 साल बाद पूर्व पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की कथित तौर पर स्पेन में इस बीमारी से मृत्यु हुई थी मलेरिया से। दोस्तों प्राचीन ग्रीस में मलेरिया बुखार दलदलों से जुड़ा था, लेकिन संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों की भूमि पूरी तरह से अज्ञात थी। बहुत से प्रारंभिक यूनानियों ने सोचा था कि यह बीमारी दलदल का पानी पीने से होती है, क्योंकि रोमनों ने इसका कारण रुके हुए पानी से उत्पन्न होने वाले मियास्मस या फिर वाष्प को सांस लेना बताया था। इसलिए इस बीमारी को मलेरिया या फिर खराब हवा कहा जाने लगा था। दोस्तों प्रारंभिक ग्रीक काल से दलदलों और स्थिर दलदलों को सुखाकर मलेरिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 1630 के दशक तक यूरोप में इस बीमारी का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हुआ था। जब दोस्तों सिनकोना पेड़ की छाल पेरू से स्पेन लाई गई थी, तो अंग्रेज चिकित्सक द्वारा पेरू की छाल का कुशल प्रयोग थॉमस सिडेन हमने मलेरिया को अन्य बुखारों से अलग करने में मदद की और विशिष्ट दवा चिकित्सा की पहली प्रथाओं में से एक के रूप में दोस्तों कार्य किया। दोस्तों सिनकोना के सक्रिय घटक क्विनैन को सफलतापूर्वक अलग करने के बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक जीवन रक्षक दवा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई और डचों ने जावा द्वीप पर वृक्षारोपण में सिनकोना पेड़ की छाल की क्या कर दी, खेती शुरू कर दी थी। दोस्तों रोग विकार और बहुत कुछ एक चिकित्सा प्रश्नोत्तरी यानी कि सिनकोना छान की शुरुआत के बाद 1870 के दशक के बाद तक मलेरिया या इसके नियंत्रण की समझ में कोई तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। जब फ्रांस में लुई पास्चर और जर्मनी में रॉबर्ट कोच द्वारा किए गए अग्रणी अध्ययनों ने आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव रखी। नवंबर 1880 में अल्जीरिया में काम करने वाले एक फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक चार्ल्स लुई अल्फोंस लाब्रेन ने दिखाया कि कुछ रोगियों की लाल रक्त कोशिकाओं में देखे गए तत्व उनके मेजबानों के मलेरिया के लिए जिम्मेदार परजीवी थे। इस खोज के लिए लाब्रेन ने 1907 में नोबेल पुरस्कार जीता और अगस्त 1897 में भारत में ब्रिटिश जीवाणु वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने पक्षियों के पेट में मलेरिया के परजीवियों की खोज की। क्यूलेक्स मच्छर और 1898 में रोमन में जियोवन्नी ग्रासी और उनके सहयोगी ने एनोफिलिस मच्छर में मानव मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। दोस्तों खोज की प्राथमिकता को लेकर रॉस और ग्रासी को उनके संबंधित प्रश्नों के बीच शुरू हुआ। एक कड़वा विवाद आधुनिक विज्ञान में सबसे गंभीर सार्वजनिक झगड़ों में से एक था। रॉस को 1907 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह झगड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण था। रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों इस खोज के तुरंत बाद ही मच्छर जो है मनुष्यों में मलेरिया फैलाने के बाग थे और विलियम सी गॉर्गस एक अमेरिकी सेना सर्जन ने
क्यूबा और पनामा में स्वच्छता उपायों यानी कि जल निकासी और लार्विसाइडिंग का उपयोग करके मच्छरों को कम करने के 2 अभियानों का नेतृत्व इन्होंने किया था। दोस्तों गॉर्गस के अभियान ने अमेरिकी पनामा नहर के निर्माण को संभव बनाया। दोस्तों इसने मच्छरों के लार्वा को उनके प्रजनन स्थलों पर तेल फैलाकर मारने को भी बीमारी को नियंत्रित करने का एक और व्यापक रूप से स्वीकृत साधन बना दिया था। दोस्तों 1939 और 40 में रॉकफेलर फाउंडेशन के फ्रेंच शॉपर ने ब्राजील में एक जोरदार प्रयास का नेतृत्व किया जिसने उन्मूलन किया एनोफिलिस गैम्बिया मच्छर लार्वा के विरुद्ध धूल लार्वनाशक यानी पेरिस ग्रीन और वयस्क कीड़ों के विरुद्ध नए खोजे गए कीटनाशक जो है पाइथेरियम वो इसका उपयोग करता था। 1939 में स्विस रासायनिक विज्ञान के काल में पूरे मलेरिया रोधी प्रयास को भारी बढ़ावा मिला। पॉल मूलर ने कीटनाशक गुणों की खोज की। डीडीटी मूलर को उनके काम के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला और सार्डिनिया में डीडीटी के छिड़काव के 6 साल के अभियान 1946 और 51 के बाद मलेरिया उस भूमध्य सागरीय द्वीप से लगभग गायब हो गया। इसी तरह की सफलता ग्रीस में भी हासिल हुई और इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने दुनिया से मलेरिया के संभावित उन्मूलन पर विचार करना शुरू किया। दोस्तों क्लोरोक्विन जो मतलब है प्रेजेंट में वर्तमान में आधुनिक मलेरिया रोधी दवाओं का मुख्य आधार है। पहली बार 1934 में जर्मनी में जो मतलब इसका प्रयोग किया गया और पायरीमेथामाइन को संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान एक टीम द्वारा संश्लेषित किया गया था जिसमें भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल थे जॉर्ज एच हिंचिंग और गर्टुंग बी एलियन फर्स्ट। जापान द्वारा जावा पर कब्जा करने के बाद युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों के लिए सिंथेटिक एंटी मलेरियल्स का मूल बढ़ गया था। यहाँ पर डच सिनकोना के बागन कुनेन का मुख्य स्रोत थे क्योंकि सिंथेटिक पदार्थ सस्ते अधिक और प्रचुर मात्रा में थे और छाल से बने प्राकृतिक उत्पादकों की तुलना में कम दुष्प्रभाव पैदा करते थे। दोस्तों उन्होंने युद्ध के बाद मलेरिया के खिलाफ वैश्विक अभियान जीतने की उम्मीदें भी लगाई। 1955 में WHO ने इसका उद्घाटन किया और वैश्विक मलेरिया उन्मूलन अभियान मुख्य रूप से दुनिया मलेरिया क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव पर आधारित होगा। ये मतलब WHO ने कार्यक्रम के परिणामस्वरूप यूरोप ऑस्ट्रेलिया और अन्य विकसित क्षेत्रों से स्थानिक मलेरिया का उन्मूलन हुआ और भारत जैसे कम विकसित देशों में मामलों में भारी कमी आई। हालांकि 1969 तक WHO को पूर्ण उन्मूलन के अपने सपने को छोड़ने के लिए दोस्तों मजबूर होना पड़ा था। एनोफिलिस मच्छरों की प्रजातियों DDT के प्रति तेजी से रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध विकसित कर लिया था और इसकी लागत और पारिस्थितिकी प्रभावों के कारण कीटनाशक स्वयं ही लोकप्रिय हुआ था। अधिक परेशान करने वाली बात प्लाज्मोडियम के दवा प्रतिरोधी स्ट्रेंथ की उपस्थिति थी। पहला क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस यानी परजीवी 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में एशिया में उभरा और लैटिन अमेरिका और जल्दी स्थानिक मलेरिया से पीड़ित लगभग कोई भी देश दवा प्रतिरोधी परजीवियों के बिना नहीं था। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में साझेदारी आधारित सहायता कार्यक्रम जैसे मलेरिया और बहुपक्षीय पहल मलेरिया वैक्सीन पहल मलेरिया के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए स्थापित की गई थी। इनमें से कुछ कार्यक्रमों का उद्देश्य मलेरिया अनुसंधान की एक विस्तृत श्रृंखला को वित्त पोषित करना जबकि अन्य का उद्देश्य स्थानिक क्षेत्रों में चल रहे मलेरिया नियंत्रण प्रयासों को वित्त पोषित करना है। ये नियंत्रण प्रयास जो WHO द्वारा स्थापित मलेरिया रोधी और रणनीति पर केंद्रित है। 1956 से 1960 के दशक में विश्व स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के व्यापक प्रयास किए गए वैसे ही जैसे चेचक उन्मूलन हेतु किए गए थे किंतु उनमें सफलता नहीं मिल सकी और मलेरिया आज भी अफ्रीका में उसी स्तर पर मौजूद है। दोस्तों जबकि ब्राजील इरिट्रिया भारत और वियतनाम जैसे कुछ विकासशील देश हैं जिन्होंने इस रोग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। इसके पिछले निम्न कारण माने गए दोस्तों प्रभावी उपकरणों का प्रयोग सरकार का बेहतर नेतृत्व सामुदायिक भागीदारी विकेंद्रीकृत और क्रियान्वयन। दोस्तों कुशल तकनीक प्रबंधन कामगार मिलना भागीदार संस्थाओं द्वारा सही तकनीकी सहयोग देना तथा पर्याप्त कोष मिलना ये सभी दोस्तों सरकार का बेहतर नेतृत्व सामुदायिक भागीदारी थी। दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे काफ़ी बेहतरीन। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसका दोस्तों दूसरा पार्ट आएगा आप उसको जरूर देखना। तो मिलते हैं दोस्तों इसके दूसरे पार्ट में। जय हिंद।